बच्चों, आज हम मोनोसेक्राइड्स, जिसको पिछली कक्षा में आपने इसके मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत कुछ शर्करा के बारे में पढ़ा, उसके आगे पढ़ेंगे। हम ट्राइओज, टेट्रोज, दो शुगर के बारे में पढ़े थे। अब तीसरा देख लेते हैं, पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। ऐसे शर्करा या ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होता है। ऐसे शर्करा जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होता है, उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, जिनका सामान्य सूत्र लिखेंगे C5H10O5। इसके अंतर्गत दो मुख्य यौगिक आते हैं, एक तो राइबोज शुगर या राइबोज शर्करा और दूसरा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्करा है, क्योंकि ये राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज जो शर्करा है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए का प्रमुख घटक होते हैं। राइबोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है वो डीएनए में पाया जाता है। ये भी स्वाद में मीठे होते हैं और ये भी दो रूप में पाया जाता है। इनका एल्डिहाइडिक रूप और दूसरा, पहला एल्डिहाइडिक रूप और दूसरा कीटोनिक रूप। तो इसके एल्डिहाइडिक रूप को देख लेते हैं हम। पहले राइबोज शुगर के बारे में देख लेते हैं। और राइबोज शर्करा का एल्डिहाइडिक रूप, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है 5, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर जुड़ा रहता है OH, इस तरफ H, यहाँ पर OH, H, H, OH, OH और H। अब यहाँ पर हम H को इस तरफ लिख दें, ऐसा। तो ये कहलाता है राइबोज शुगर का एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हम इसी का जो है राइबोज शर्करा का कीटोनिक ग्रुप को देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 कार्बन जुड़े रहते हैं और दूसरा अगला जो है 2 कार्बन आपस में इस प्रकार श्रृंखला बनाते हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या इसमें अभी 4 हुआ है। एक संख्या को हम यहाँ फिलअप कर लेते हैं, CH2OH, और यहाँ पर हो जाएगा H। फिर यहाँ पर HOH, OH, H, OH और H। ये कहलाता है राइबोज शर्करा का कीटोनिक रूप। इस कीटोनिक रूप में ये जो कार्बन, चूंकि हमें मालूम है कार्बन जो है श्रृंखला बनाता है, तो एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 4 बंध यहाँ पर होना चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4, इसका जो संयोजकता है 4 पूर्ण हो गया। इसी प्रकार 1, 2, 3 और 4 इस कार्बन का हो गया। 1, 2, 3 और 4 इस कार्बन का, फिर इस कार्बन का 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से सभी का 4 जो संयोजकता है पूर्ण हो जाता है और ऑक्सीजन का 2 होता है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गया। तो इस शुगर को या इस शर्करा को हम पेंटोज शर्करा के नाम से जानते हैं, जो हमारा आरएनए का प्रमुख घटक है। अर्थात आरएनए का निर्माण राइबोज शर्करा, फिर नाइट्रोजनस बेस और फिर फास्फोरिक अम्ल के द्वारा हुआ है। ये घटक हो गया इसका आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड का। ये जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो शर्करा पाया जाता है वो राइबोज शर्करा होता है। अब देखते हैं हम डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा,
ये जो राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा की जो संरचना होती है लगभग समान होती है, बस एक स्थान पर अंतर होता है। वो अंतर क्या है ये देख लीजिए। पहले इसके हम एल्डिहाइडिक ग्रुप पर देख लें। C डबल बॉन्ड OH, C H और H, फिर C OH H, C H OH, 1 2 3 4 हुआ, और फिर CH2OH। इस शर्करा में, इस शर्करा को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या तो 5 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है एक कम है। ऑक्सीजन 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन परमाणु हुए, इस कारण इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी। और चूंकि पेंटोज शुगर है इसलिए वो पेंटोज शुगर है और इसलिए उसका नाम पड़ रहा है राइबोस शर्करा। इस तरीके से ये जो इसकी स्ट्रक्चर में यहीं पर परिवर्तन होता है, और ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो केंद्रक का मुख्य घटक डीएनए है ना, डीएनए का मुख्य घटक होता है, अर्थात डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है वो यही डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है। तो ये तो हो गया इसके कीटोनिक ग्रुप। अब हम देखते हैं इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हम देखते हैं दूसरा इसका कीटोनिक रूप। तो एक ऑक्सीजन आगे जुड़े रहते हैं कार्बन परमाणु से, कार्बन कार्बन इस प्रकार श्रृंखला बनाया, फिर यहाँ पर होगा CH2OH और फिर यहाँ पर H, यहाँ H और OH, और यहाँ पर अंतर होगा H प्लस और नीचे भी H। फिर यहाँ पर हो गया H और नीचे में OH। इस तरीके से ये कहलाता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा का कीटोनिक रूप। तो ये दोनों ही शर्करा जो है मतलब डीएनए का जो है प्रमुख घटक होते हैं, और अलग अलग रूप में जो भोज्य पदार्थ जो लिया जाता है उनमें किस रूप में उपलब्ध है उसके आधार पर वो निर्भर करता है कि किसमें कौन सा शुगर होगा। अब हम अगला शर्करा देख लेते हैं, हेक्सोज शुगर। चौथा हेक्सोज शुगर। ऐसे शर्करा तो हम देखते हैं अगला हेक्सोज शुगर या हेक्सोज शर्करा। ऐसे शर्करा जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होता है उसको हेक्सोज शर्करा कहते हैं। इसका सूत्र होता है सामान्य सूत्र C6H12O6। ये प्रकृति में दो रूप में मुख्यतः मिलते हैं, 3 रूपों में मिलते हैं, जिसमें से पहला रूप को कहा जाता है ग्लूकोज, दूसरे को कहा जाता है फ्रुक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। ये जहाँ जिस स्रोत से मिलता है उसके आधार पर इनको बांट दिया गया है। ग्लूकोज ज्यादातर अनाज में होता है, फ्रुक्टोज फलों में होता है, और ग्लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। तो इस तरीके से 3 इसके एग्जाम्पल्स हो गए हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत। अब इनकी भी जो संरचना है मतलब वो इसमें जो समूह पाया जाता है वो भी 2 समूह होते हैं, एल्डिहाइडिक समूह और कीटोनिक समूह। तो इसमें से हम एल्डिहाइडिक समूह को देख लें। कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H, फिर H OH OH H H OH OH H और CH2OH। ये हो गया इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसी एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम ग्लूकोज कहते हैं। दूसरा इसका कीटोनिक ग्रुप देख लेते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, फिर कार्बन,
कार्बन कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हुआ। छठवां कार्बन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर होगा H, फिर OH H और H OH H OH, फिर H और OH। इस तरीके से ये कहलाता है इसका कीटोनिक रूप, इसी को कहते हैं फ्रुक्टोज रूप, तब कीटोनिक रूप। तो इस तरीके से सोर्स के आधार पर उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के रूप में बांटा जाता है। दोनों का सामान्य सूत्र, तीनों का सामान्य सूत्र जो है समान होता है, C6H12O6। इनको इसी सूत्र से ही व्यक्त करते हैं, बस इनकी संरचना सूत्रों में अंतर होता है। अब हमें मालूम है कि हमारे जो जीव द्रव्य का प्रमुख घटक है, पोषण के माध्यम से हम जब भोजन को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं तो वो ग्लूकोज में या फिर फ्रुक्टोज में या फिर ग्लैक्टोज में अपघटित होता है। तो ये कहलाता है हेक्सो शुगर, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या 6 है। अब अगला शुगर देख लेते हैं, हेप्टोज। हेप्टोज शुगर, ऐसे शुगर या ऐसे शर्करा जिसमें या ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 7 होता है, उसको कहते हैं हेप्टोज। जैसे सूत्र हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र C7H14O7। ये हेप्टोज शुगर होगा क्योंकि कार्बन परमाणु संख्या इसमें 7 है। ये जो हेप्टोज शुगर जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स मोनोहेप्टुलोज आता है, मोनोहेप्टुलोज, ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो शुगर है, हेक्सो शुगर है, इनको देख लेते हैं, इनका स्रोत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पहला ग्लूकोज, जिसका सामान्य सूत्र लिखते हैं हम C6H12O6। संरचना अभी आपने देखा। ये मुख्य रूप से अनाज में, फलों में कुछ मात्रा में और दूध में जो है कुछ मात्रा में ये उपलब्ध होता है। इसको पोषण के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो इसमें अनाज युक्त जो भोजन ले रहे हैं, वो अनाज युक्त भोजन जब पचता है या अपघटित होता है तो वो ग्लूकोज जैसे सरल अणुओं को मुक्त करता है। इसका स्वाद मीठा होता है, फिर इसकी जो संरचना है वो सरल होता है, फिर ये शरीर के जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होता है। दूसरा फ्रुक्टोज, ये मुख्य रूप से फलों के रस में पाया जाता है, लेविलोज नाम के, इसको लेविलोज नाम से भी हम जानते हैं। ज्यादातर ये फलों के रस में जो है उपलब्ध रहता है, मौजूद रहता है। इसकी जो रासायनिक जो संरचना है उसमें एक जो रूप पाया जाता है वो या फिर जो क्रियात्मक जो समूह होता है वो क्रियात्मक समूह कीटोनिक रूप में उपलब्ध होता है। फिर तीसरा ग्लैक्टोज, ये मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाने वाली शर्करा है, या दूध के जब पाचन होगा तो उसमें जो दूध के पाचन के परिणाम स्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट जब अपघटित होगा या अपघटित होगा तो जो शुगर प्राप्त होगा उस शुगर को कहते हैं ग्लैक्टोज। और एक ग्लैक्टोज का जो रासायनिक जो संरचना होती है पूर्णतः ग्लूकोज के समान होता है, बस इसका स्रोत अलग है। ये दूध में पाया जाता है जबकि ये अनाज और फलों में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड्स। अब इन महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड्स के हम गुण को देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड्स के गुण, इसके दो गुण होंगे। एक तो पहले देख लेते हैं हम भौतिक गुण। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो ठोस होते हैं, फिर स्वाद में मीठे होते हैं और रंगीन होते हैं, और जल में पूर्णतः विलय होते हैं। क्योंकि ये जल में विलय होता है अर्थात जल के अणु के साथ अस्थायी हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में, जो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में अविलय हैं। ये तो हो जाएगा इसका भौतिक गुण। दूसरा हम इसके रासायनिक गुण पर चर्चा करें।
रासायनिक गुण। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स में जो है जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है, या तो CHO समूह होता है या फिर C डबल बॉन्ड O समूह होता है। तो ये समूह के कारण इसकी जो रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो इसमें पहले देख लेते हैं हम ऑक्सीकरण। तो जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो टालेन अभिकर्मक के उपस्थिति में अपचयित ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज Ag2O, इसको कहते हैं टालेन अभिकर्मक। इसके साथ ये जो है इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर यहां मुक्त करता है ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ग्लूकोज जो है टालेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये पहला इसका रासायनिक गुण हो गया। दूसरा अपचयन। दूसरा गुण देख लेते हैं, अपचयन या रिडक्शन। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सोडियम मरकरी अमलगम, सोडियम मरकरी अमलगम की उपस्थिति में अपचयित होकर सोडियम अमलगम की उपस्थिति में जो है अपचयित होकर मैनिटॉल और मैनिटॉल नाम के एल्कोहल या सर्विटॉल नाम के एल्कोहल में या फिर एल्डिहाइड और कीटोन में जो है अपचयित हो जाता है। तो सबसे पहले तो या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या फिर कीटोन बनाएंगे। यही कीटोन या एल्डिहाइड पुनः अपचयित होकर मैनिटॉल या फिर सार्बिटॉल में बदल जाता है। फिर अगला गुण तीसरा गुण एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, एक ग्लूकोज जो है ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर किस में बदल जाता है, एस्टर में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। फिर अगला गुण देख लेते हैं इसका किण्वन, फर्मेंटेशन। यदि हम ये मोनोसेक्राइड्स को, जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तथा ईस्ट में उपस्थित जो जाइमेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में किण्वन कराएं या उसको सड़ाएं, तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे C6H12O6, इसको ईस्ट में उपस्थित जो जाइमेज एंजाइम है इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर यहां बनेगा C2H5OH, जिसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, प्लस बनता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से ये जो है दो प्रकार की यौगिक में अपघटित हो गया, जिसको जो मुख्य उत्पाद जो बना है वो कहलाता है एथिल अल्कोहल और उसका सहायक उत्पाद जो बना है वो कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार इस क्रिया को हम कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। इसी किण्वन या फर्मेंटेशन की विधि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जैसे इडली डोसा जो बनता है वो किण्वन की क्रिया द्वारा ही बनाया जाते हैं। इसी प्रकार शराब उद्योग में जो शराब बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं मोनोसेक्राइड्स के किण्वन के द्वारा या उनका फर्मेंटेशन करा के जो है शराब का निर्माण करते हैं। फिर अगला हम बिंदु ले लेते हैं मोनोसेक्राइड्स के कार्य। मोनोसेकेराइड्स के कार्य।
मोनोसेक्राइड्स जीव के शरीर में जो है एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज नामक जो है शुगर का या हेक्सोशर्करा का निर्माण करते हैं। ये हेक्सोशर्करा जब शरीर की कोशिकाओं में जाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने के परिणाम स्वरूप उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग वो जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, संपन्न करते हैं, और अतिरिक्त ऊर्जा को जो है एटीपी के रूप में या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संरक्षित करके शरीर की कोशिकाओं में या शरीर में उपस्थित जो कोशिकाओं में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें संरक्षित करके रखा जाता है। फिर प्रत्येक जीवित कोशिका में ग्लूकोज जो है वो श्वसन की क्रिया में जो है टूटकर ये ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा राइबोज और डिऑक्सी राइबोज जो शर्करा होते हैं वो न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में उपयोग में आता है। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल, हम दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों से परिचित है, क्या क्या, डीएनए और आरएनए। जैसे अभी आपने पढ़ा डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है डीएनए में उपयोग होता है और राइबोज शर्करा जो है वो आरएनए में उपयोग होता है। इसी प्रकार सभी जीवों में जो वसा संचित रहता है वो वसा भी मोनोसेक्राइड्स के द्वारा ही निर्माण किए जाते हैं, अर्थात मोनोसेक्राइड्स के द्वारा उनका निर्माण होता है। फिर ट्राइओस, पेंटोस और जो टेटोस जो शुगर है, इन शुगरों का उपयोग जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें मध्यस्थ उत्पाद के रूप में किया जाता है, मतलब एक मध्यस्थ उत्पाद माध्यमिक यौगिक का ये निर्माण करते हैं। फिर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो जीव द्रव्य के प्रमुख घटक होते हैं, और मोनोसेक्राइड जो है विटामिन सी के संश्लेषण में, विटामिन सी के बनाने में भी काम में लाए जाते हैं। तो ये तो हो गए मोनोसेक्राइड्स के कार्य। अब हम अगला देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। बी ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें मोनोसेक्राइड्स के 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स के अणुओं का जब संघनन कराया जाता है तो उनसे बना हुआ जो यौगिक प्राप्त होता है उन यौगिकों को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। ये ओलिगोसेक्राइड्स, ये ओलिगोसेक्राइड्स भी मोनोसेक्राइड्स के समान ही यौगिक होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, फिर रंगीन होते हैं और जल में विलेय होते हैं। लेकिन इनकी विलेयता जो है अणुभार बढ़ने के कारण मोनोसेक्राइड्स की तुलना में कम होता है। तो ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं इनमें एक प्रक्रिया होती है, मतलब 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड्स को, जैसे 2 से 10 लगभग 10 मोनोसेक्राइड्स को आपस में क्या कराया जाता है, संघनन कराया जाता है, संघनन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम संघनन क्या होता है इसके बारे में देख लें। संघनन का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं को जो है आपस में क्रिया करा के एक बड़ा या उसे दीर्घ अणु का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण जिस प्रक्रिया में उपजात अणु के रूप में या तो पानी को निष्कासित करते हैं या अमोनिया के अणु को निष्कासित करते हैं या फिर अल्कोहल के अणु को निष्कासित करते हैं, और कुछ ऐसे प्रक्रियाएं होती है, ऐसे रासायनिक क्रिया होती है जिसमें एक जल अणु या अमोनिया का निष्कासन नहीं भी होता, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है संघनन। तो संघनन की क्रिया में मोनोसेक्राइड जो है आपस में संघनित होते हैं और संघनित होकर जल के एक अणु का निष्कासन करते हैं या एक से अधिक अणुओं का निष्कासन करते हैं और फिर आपस में एक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जो हैं इसी बंध के द्वारा आपस में जुड़ते चले जाते हैं। कौन से बंध द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। तो ये जो 2 मोनोसेक्राइड्स के बीच एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, फिर 3 के बीच 2 होगा, 4 के बीच, जैसे मोनोसेक्राइड की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की संख्या भी बढ़ते जाएगी। तो अब इसमें ग्लाइकोसाइड मोनोसेक्राइड्स को है कि हम आपस में किस प्रकार संघनित कराएं, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, इनमें मोनोसेक्राइड्स के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच ग्लाइकोसाइडिक बांड बनते जाता है। दो मोनोसेक्राइड्स के अणु जब जुड़ेंगे तो एक जल के अणु का निष्कासन होगा और एक ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा। यदि तीन आपस में जुड़ते हैं तो दो ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा। चार यदि आपस में जुड़ेंगे तो तीन ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा। तो अब देख लेते हैं हम ये जो मोनोसेक्राइड्स जो है उसमें जो सरल अणु जैसे संयोजन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बांड का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं इसके उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं माल्टोज या सुक्रोज या लैक्टोज। ये मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो ये जो है डाइसेक्राइड्स के अंतर्गत आते हैं। इनको हम कहेंगे डाइसेकेराइड्स। डाइसेक्राइड्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें मोनोसेक्राइड्स के दो अणुओं का संयोजन होता है। मतलब दो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स के अणु आपस में संयोजित होकर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र हम लिख सकते हैं C12H22O11। या इनका जब हम जल अपघटन करेंगे, ये जो डाइसेक्राइड्स हैं इनका यदि हम जल अपघटन करें तो ये जो है आपस में जल अपघटित होकर C6H12O6 प्लस C6H12O6 में बढ़ जाते हैं। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। इस प्रकार से दो अणुओं में अपघटित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम रिवर्स कर दें, अर्थात मोनोसेक्राइड्स के दो अणुओं को आपस में जोड़ दें तो जल के एक अणु का क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे और निष्कासन करके यौगिक बनाएंगे जिसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है। अर्थात ओलिगोसेक्राइड्स का पहला उदाहरण या पहला जो कार्बनिक यौगिक या जो ओलिगोसेक्राइड्स होगा वो क्या होगा, डाइसेक्राइड्स। अब ये डाइसेक्राइड्स बनते कैसे इसको देख लेते हैं। उनके बीच ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है उसके बारे में वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन जो है अगला कार्बन से इस प्रकार जुड़े रहते हैं, O C और H, CH2OH H, फिर H OH, फिर OH H OH H और यहाँ पर होता है HOH। ये एक अणु हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा अणु ग्लूकोज का ले लेते हैं। ये एक हो गया मतलब ग्लूकोज का एक अणु और उसी प्रकार दूसरा ग्लूकोज का अणु ले लेते हैं C O C और यहाँ पर जुड़ेगा CH2OH H, फिर HOH OH और OH। इस प्रकार से दो अणु हो गए। इन दोनों अणुओं में से जल के एक अणु का निष्कासन होगा, अर्थात यहाँ से OH, जैसे हम इसको ऊपर लिख दें H और नीचे लिख दें OH, तो यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन होगा। और जब ये जल के अणु का निष्कासन करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप बाकी यौगिक जो है आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे CCO C और C O C और C। इस प्रकार से दो अणु आपस में जुड़ गए। अब बाकी संयोजक तो हम पूर्ण कर लेते हैं। CH2OH H OH, फिर यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 2 3 हुआ है। चौथी संयोजकता ऊपर में शेष बच गया हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर होगा H, नीचे में होगा OH, फिर OH H, फिर इस तरफ यहाँ हो जाएगा
CH2OH, या फिर यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं हाइड्रोजन परमाणु को H, और यहाँ पर जोड़ देते हैं CH2OH H, फिर HOH HOH। ये यौगिक जो बना ये कहलाता है माल्टोज। इसमें ये जो बंध बन रहा है यहाँ पर, इस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इस प्रकार से ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है, और जो मोनोसेक्राइड्स के दो अणु आपस में संयोजित होकर एक डाइसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं और जल के कणु का निष्कासन करते हैं, और इस प्रकार इनकी जो संरचना जो है बनता है। दूसरा हम देख लेते हैं लैक्टोज शुगर का। सॉरी, यहां पर सुधार लेंगे। ये जो शुगर जो बना हुआ है, अच्छा ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ गए और फिर माल्टोज शुगर का निर्माण किए। अब हम अगला देखते हैं लैक्टोज शुगर को। लैक्टोज शुगर में कार्बन जो है जुड़ा रहता है दूसरे कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर C यहां पर इसकी संयोजकता पूर्ण करना है तो H और OH H, फिर HOH, यहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो बदल जाएगी, C, फिर O, C और O। ये जो CH2 समूह एक में ऊपर जुड़ा था इसमें नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, यहाँ पर हो जाएगा OH H और HOH। इसको कहते हैं हम लैक्टोज शुगर। ये भी डाइसेक्राइड्स का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी मोनोसेक्राइड्स के दो अणु आपस में संयोजित हो रहे हैं और दो अणु आपस में संयोजित होकर एक शुगर का निर्माण कर रहे हैं, जिसको लैक्टोज शुगर के नाम से जानते हैं। ये लैक्टोज शुगर ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। अब अगला देख लेते हैं ट्राइसेक्राइड्स। दूसरा इसमें ट्राइसेकेराइड्स, वे शुगर जिसमें या वे ओलिगोसेक्राइड्स जिसमें तीन मोनोसेक्राइड्स के अणु आपस में संघनित होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। उस यौगिक को कहते हैं ट्राइसेक्राइड्स। ये ट्राइसेक्राइड्स का सामान्य सूत्र होता है C18H32 और O16। ये कहलाता है ट्राइसेक्राइड्स, जिसमें जो है मोनोसेक्राइडों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। या फिर इनको जब जल अपघटन किया जाता है, जल के साथ इनकी क्रिया कराया जाता है, C18H32O16 प्लस H2O, इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, इस प्रकार से 3 अणु ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज के प्राप्त होंगे। इसलिए शुगर को ट्राइगोस शर्करा कहा जाता है या फिर ट्राइओसैक्राइड्स कहा जाता है, ट्राइओसैक्राइड्स
ट्राइसेक्राइड्स कहा जाता है, क्योंकि 3 मोनोसेक्राइड जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत हम उदाहरण लेते हैं रेफिनोज। ये जो है ट्राइसेक्राइड्स का एक उदाहरण है, जो मुख्य रूप से अनपचयी ट्राइसेक्राइड्स के रूप में पाया जाता है, जो ज्यादातर चुकंदर में या फिर जो सीरा है या फिर जो बिनौले हैं उसमें उपलब्ध होता है, जिसको कहते हैं रेफिनोज। फिर इसी के अंतर्गत दूसरा देख लेते हैं टेट्रासेक्राइड्स। तीसरा टेट्रासेकेराइड्स। जैसे यहाँ पर टेट्रा शब्द का मतलब है 4, अर्थात मोनोसेक्राइड्स के 4 अणुओं को यदि हम आपस में संघनन करा दें तो उससे बना हुआ यौगिक जो बनेगा वो यौगिक कहलाएगा टेट्रासेक्राइड्स। ये जो टेट्रासेक्राइड्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र होता है C24H42 और O21, ये कहलाता है टेट्रासेक्राइड्स। या फिर एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी जल के साथ क्रिया कराया जाए तो मोनोसेक्राइड्स के 4 अणुओं को मुक्त करेंगे। जैसे C24H42O21 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस प्रकार से 4 मोनोसेक्राइड्स के अणुओं में टूट जाते हैं, इनको कहते हैं टेट्रासेक्राइड्स। जैसे स्कैटकियोस नाम से एक सेक्राइड्स है जिसको टेट्रासेक्राइड्स का एग्जाम्पल माना जाता है। अब हम देखते हैं ये जो टेट्रासेक्राइड्स होते हैं इनके गुण के बारे में। या जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स के गुण, तो इनका भौतिक गुण देख लें तो ये जो मोनोसेक्राइड्स के समान ठोस होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और रंगीन होते हैं, जल में विलय होता है, लेकिन इसकी जो विलयता जो होता है वो मोनोसेक्राइड्स की तुलना में कम होता है। ये ज्यादातर जो मीठे फल वाले मीठे जो पदार्थ होते हैं उनमें ये अधिकता में पाए जाते हैं। जैसे गन्ना में है, चुकंदर में है, सलजम में है। फिर माल्टोज जो है ज्यादातर मांड में पाया जाता है, मांड या स्टार्च में जो है इसकी उपस्थिति ज्यादा होती है। रेफिनोज जो है चुकंदर में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं अगला, ये ओलिगोसेक्राइड्स हैं, इनके कार्य। ओलिगोसेकेराइड्स के कार्य। तो जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये इसमें कई घटक होते हैं, जैसे सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है कई पौधों की कोशिकाओं में जो है संग्रहित होता है, जिसका उपयोग हम जो है भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अर्थात जैसे हम चुकंदर को खाएं तो ज्यादा मीठा लगता है, या शकरकंद है वो उसमें मीठापन जो रहता है वो सुक्रोज के कारण ही होता है। अर्थात उसमें पाया जाने वाला जो ओलिगोसेक्राइड सुक्रोज के कारण उसका मीठापन अधिक होता है। इसी प्रकार ओलिगोसेक्राइड जो है स्वयं सुक्रोज का प्रयोग मिठाइयों को बनाने में, या फिर कोई मधुकर पेय पदार्थ बनाने में, या फिर अन्य जो मीठे पदार्थ को जो है बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर ग्लैक्टोज जो है बच्चों और मरीजों का प्रमुख स्रोत होता है। बच्चों को जो है जब उनके शरीर में एनर्जी लॉस हो जाता है तो उस समय दूध के रूप में जो है ज्यादातर उनको ओलिगोसेक्राइड्स दिया जाता है, ताकि उनको तुरंत उनकी शरीर को जो एनर्जी लॉस हुआ है वो एनर्जी लॉस से छुटकारा मिल सके। फिर ये ओलिगोसेक्राइड्स होता है, इनका उपयोग पारदर्शक साबुन बनाने में भी किया जाता है। पारदर्शक साबुन
ये जो साबुन जो होता है उस तरह वसी अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं, तो उसमें जो वसी अम्ल बन रहा है वो वसी अम्ल में किसका उपयोग किया जाता है, ओलिगोसैकेराइड्स का। फिर प्रयोगशाला में जो है ऑक्साएसिटेट या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण में भी इन ओलिगोसैकेराइड्स का उपयोग किया जाता है। फिर सुक्रोज जो है प्रयोगशाला ओलिगोसैकेराइड जो है जीवित जो झिल्लियां होती हैं वो जीवित झिल्लियों को बनाने में भी सहयोग करते हैं, ये जो जिनको हम जैव झिल्लियां कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं अगला पॉलीसैकेराइड्स। सी पॉलीसैकेराइड्स, तो वे कार्बनिक यौगिक या वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स के अणु जो है आपस में संघनित होकर या मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स के अणु जो है आपस में संघनित होकर उच्चतर या दीर्घतर अणु का निर्माण करते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका अणुभार उच्च होता है, इनका स्वाद जो है स्वाद में कम मीठे होते हैं या फिर स्वादहीन हो जाते हैं। फिर ये भी एक प्रकार के रंगीन पदार्थ होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स आते हैं जिनका सामान्य सूत्र लिखा जाता है C5H10O5N। सॉरी, यहां पर हो जाएगा C6H10O5। ये इनका पॉलीसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र होता है, जहां पर N इज इक्वल टू 2 से अधिक होगा तब वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। इनमें बहुत सारे अणु जो है आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत लिपिड्स आते हैं, वसा आते हैं, जिसके बारे में आप नेक्स्ट कालखंड में पढ़ेंगे। तो आज आपने कोशिका के सूक्ष्म जीव अणु के अंतर्गत मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स साथ में पॉलीसैकेराइड्स के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।